जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिंदी कोर का वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। आपके JCRT बुक का रिवीजन करेंगे फास्ट। एग्जाम के पहले इसको जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एक ही वीडियो है, काफ़ी कम समय में पूरा का पूरा बुक आप लोगों का रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आत्म परिचय कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। दूसरा सवाल है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो कवि ठुकराता है वैभवशाली संसार को। ठीक है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है आपको बतानी है। तो कवि उन्माद में लिए फिरता है अवसाद को। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ झांक रहे हैं? तो दिन ढलने के साथ ही बच्चे झांक रहे हैं नीड़ों से। कहाँ से झांक रहे हैं? नीड़ों से। कवि के फूट पढ़ने को समाज ने क्या कहा है? तो कवि के फूट पढ़ने को समाज ने छंद बनाना कहा है। आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो इसमें कवि ने संदेश दिया है मस्ती का संदेश दिया है। ठीक है, पथ में होने वाली रात की आशंका को कौन भयभीत है? तो कौन भयभीत है? तो थका पंथी भयभीत है। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि जो भार लिए फिरता है वो जगजीवन का भार लिए फिरता है। चलिए नेक्स्ट है आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कह रहा है आपसे, कवि किस सुरा का पान करता है? तो कवि जो है स्नेह सुरा का पान करता है। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? तो कवि जो उन्माद लिए फिरता है वो युवा अवस्था का उन्माद लिए फिरता है। नेक्स्ट है आपका, बच्चे पतंगों के साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? बच्चे पतंगों के साथ कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं। किसके सहारे उड़ रहे हैं? कल्पना के सहारे उड़ रहे हैं। कह रहा है पतंग की कविता में कपास जो है वो किसका प्रतीक है? तो कपास जो है वो कोमलता का प्रतीक है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किस समय बजाते हैं? तो पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को मृदंग के समान बजाते हैं। पृथ्वी के इनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। तो पृथ्वी जो है वो बच्चों के बेचैन पैरों के पास घूमते हुए आती है। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? तो कौन सी ऋतु बनाती है? तो शरद ऋतु। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? तो किसके सहारे उड़ते से हैं? रंध्रों के सहारे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि पतंग कविता में लाल सवेरे को कैसा कहा गया है? तो पतंग कविता में लाल सवेरे को खरगोश की आंखों जैसा कहा गया है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ें किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका पतंग को। दौड़ते भागते बच्चों की दिशाएं किस तरह बजाते हैं? तो ये बजाते हैं मृदंग की तरह ना। किस तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह बजाते हैं। पतंग कविता के कवि कौन है आपको बतानी है। तो इसके कवि हैं आपका आलोक धनवा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? तो कौन से महीने की? भादो महीने की। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है? तो ये हुआ है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ है। फूलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई है? तो फूलों को पार करते हुए शरद ऋतु आई है। कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज़ क्या है? तो वो है आपका क्या हो जाएगा? पतंग हो जाएगा। शरद क्या चलाते हुए आता है? तो शरद जो चलाते हुए आता है वो क्या चलाते हुए आता है? साइकिल। शरद, ठीक है, नेक्स्ट वाले बात है, शरद क्या बजा रहा है? तो शरद जो बजा रहा है वो घंटी बजा रहा है। क्या बजा रहा है? घंटी बजा रहा है। नेक्स्ट है, शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तो शरद जो इशारों से बुलाता है वो चमकीले इशारों से बुलाता है। कपास किसका प्रतीक है? आपको ये बताना है। कपास कोमलता का प्रतीक है। ठीक है, ध्यान रखना। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? तो पतंग के साथ बच्चे जो दौड़ते हैं वो बेसुध होकर दौड़ते हैं। मृदंग क्या है आपको बताना है। तो ये मृदंग जो है ये हो जाएगा आपका लंबी एक ढोलक जो होती है उसको मृदंग बोलते हैं। उन बच्चों का वेग किस तरह के लचीला है? तो उन बच्चों का वेग जो लचीला है वो ढाल की तरह लचीला है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से क्या आशय है? तो इसका आशय है आपका कि आकाश छू लेने का एहसास होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। शरद की साइकिल कैसी होती है आपको बतानी है। तो शरद की जो साइकिल है वो चमकीली है। भादो किसका प्रतीक है ये बताना है। तो भादो जो है अंधकार का प्रतीक है। नेक्स्ट है, शरद किसका प्रतीक है ये बताना है। तो शरद जो प्रतीक है वो प्रकाश का प्रतीक है। आलोक धनवा का जन्म कहाँ पर हुआ था? आलोक धनवा का जन्म हुआ था मुंगेर में। कहाँ पे हुआ है? मुंगेर में हुआ है। बच्चे किनके साथ उड़ रहे हैं ये बतानी है आपको। तो बच्चे उड़ रहे हैं पतंगों के साथ। छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? तो छतों के खतरनाक किनारों से संभलने का भय है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए उपयोग किया गया है? तो ये उपयोग किया था इशारों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके, बात की पेंच खोलने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो बात की पेंच खोलने से कवि का तात्पर्य बात का स्पष्ट होना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? तो ये खेल रही थी आपका बात। ठीक है, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? तो भाषा के साथ साथ बात जो है वो पेचीदा होती गई। कविता के बहाने कविता के रचनाकार हैं। कविता के बहाने कविता के जो रचनाकार हैं वो कौन है बताना है। तो कुंवर नारायण। अच्छा, कविता के बहाने कविता किसके बहाने एक उड़ान है? तो कविता जो है वो चिड़िया के बहाने क्या है? एक उड़ान है। कविता फूलों के बहाने क्या है?
तो कविता जो है वो फूलों के बहाने खिलना है, ठीक है। कविता किसके बहाने खेल रही थी, तो कविता जो खेल रही थी वो बच्चे के बहाने खेल रही थी। सब घर एक कर देने का आशय क्या होता है, तो सब घर एक कर देने का आशय होता है भेदभाव नहीं रखना। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई, सीधी सी जो बात थी वो भाषा के चक्कर में फंस गई। कवि किसे पाने की कोशिश करता है, तो कवि जो पाने की कोशिश करता है वो बात को, ठीक है। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई, तो ये हो गई आपका पेचीदा हो गई, ठीक है। कवि क्या कर्तव्य कर रहा था, तो कवि जो कर्तव्य कर रहा था वो कर रहा था आपका बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, बात की चूड़ी मर जाने से कवि का क्या तात्पर्य है, बात की चूड़ी मर जाने से कवि का तात्पर्य है प्रभावहीन होना। बात की पेंच खोलना प्रतीक का क्या स्पष्ट होता है, तो ये स्पष्ट होता है अस्पष्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना। बात क्या है, तो ये है आपका समझ नहीं आना। कविता किसका खेल है, कविता किसका खेल है, तो शब्दों का खेल है, ध्यान रखिएगा। बात सीधी थी पर में किस सहजता की बात की गई है, तो ये जो की गई है भाषा की। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता, तो कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती, ठीक है। कविता के पंख लगा उड़ने से आपका क्या तात्पर्य है, तो ये है आपका कल्पना करना। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई, तो पेचीदा हो गई, ठीक है, ध्यान रखना है। आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है, तो भाषा यहाँ पर अस्पष्ट हो जाती है, यानी कि स्पष्ट नहीं हो रही है। बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है, तो कवि ने बल दिया भाषा की सहजता पे। नेक्स्ट है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, तो रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में हुआ था। दूसरा सप्तक में किस कवि की कविता है, दूसरा सप्तक में जो कवि की कविता है वो है रघुवर सहाय का, ठीक है। रघुवर सहाय की रचना है, आपको बताना है कौन कौन सी रचना है। तो देखिए, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। सहाय की कविता में कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये जो है आपका लोग भूल गए हैं इसमें है, ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे, है ना, कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा हम समर्थ और शक्तिवान हैं। समर्थ शक्तिवान बंद कमरे में किसे लाएंगे, तो समर्थ शक्तिवान बंद कमरे में लाएंगे दुर्बल को, किसको लाएंगे, दुर्बल को लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अपाहिज से क्या पूछेंगे, अपाहिज से क्या पूछेंगे, तो दुख पूछेंगे। कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते क्या करेंगे, तो रोचक बनाने के वास्ते रुला देंगे, ठीक है। पर्दे पर कार्यक्रम संचालक क्या दिखलाएंगे, तो पर्दे पर जो दिखलाया जाएगा फूली हुई आँख, होठों की कसम साहट, ठीक है, तो ओ और वो दोनों हो जाएगा। कार्यक्रम संचालक किन्हें रुलाना चाहते हैं, तो वो अपाहिज को और दर्शक को, दोनों को रुलाना चाहते हैं। पर्दे पर किसकी कीमत है, पर्दे पर जो है किसकी कीमत है, तो पर्दे पर कीमत है आपका वक्त की। कैमरे में बंद अपाहिज किस उद्देश्य की युक्त कार्यक्रम है, तो ये जो है आपका सामाजिक उद्देश्य कार्यक्रम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, तो मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 13 नवंबर सन 1917 में ग्वालियर में हुआ था। मुक्ति बोध की मृत्यु कब और कहाँ पे हुई थी, तो मुक्ति बोध की मृत्यु हुई थी 11 सितंबर सन 1964 के भोपाल में हुआ था। सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो सहर्ष स्वीकारा है का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका खुशी से अपनाया है, ठीक है। मुक्ति बोध को किस युग का कवि माना जाता है, तो मुक्ति बोध को जो कवि माना जाता है वो माना जाता है आधुनिक प्रयोगवादी युग का, किसका, आधुनिक प्रयोगवादी युग का। अच्छा, भूरी भूरी खाक धूल चांद का मुंह ढेड़ा है कविता संग्रह है, किसकी है, तो आपको बतानी है, तो मुक्ति बोध की, ठीक है, ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि ने किसको सहर्ष स्वीकारा है, तो कवि ने जो सहर्ष स्वीकारा है अच्छा और बुरा को। कवि अपने प्रेरक व्यक्तित्व किसको मानता है, तो ये मानता है आपका प्रेमिका को, किसको मानता है, प्रेमिका को। कवि किसको भुला देना चाहता है, तो कवि जो भुला देना चाहता है वो अपने प्रेरक को। नेक्स्ट है कवि चाह कर भी किसको नहीं भूल सकता, तो कवि चाह करके भी किसको नहीं भूल सकता, प्रेमिका को। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है, तो ये जो आत्मीयता है ये है आपका सांत्वना देने की आत्मीयता है। ममता के बादल कैसे बादल होते हैं, तो ममता के बादल जो होते हैं वो प्रेम के बादल होते हैं। कवि ने अंधकार को कैसा कहा है, तो कवि ने अंधकार को कहा है दक्षिणी ध्रुवीय कहा है। कवि से क्या नहीं सहा जाता, कवि से क्या नहीं सहा जाता, तो कवि से रमणीय उजाला नहीं सहा जाता। सहर्ष स्वीकारा है में गरीबी को माना गया है, क्या माना गया है आपको बताना है, तो गर्बीली, ठीक है, क्या माना गया है, गर्बीली माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पताली अंधेरे की गुहाओं में विवारों में, यहाँ विवारों का क्या अर्थ है आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल, ठीक है।
बादल राग कविता का कवि कौन है आपको बताना है। तो बादल राग कविता का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है। तो कवि बादल का आह्वान क्रांति के रूप में करता है। बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है। तो बादलों को क्रांति का बताया गया है आपका दूत। मानव जीवन में दुख कैसा है। तो मानव जीवन में दुख है आपका अस्थिर है, स्थिर नहीं है। सुख के किसके समान चंचल और अस्थिर है। तो सुख जो है आपका मन के समान चंचल और स्थिर है। बादल किसका प्रतीक है ये बताना है आपको। तो बादल जो है आपका क्रांति का प्रतीक है। धरती का शोषण कौन कर रहा है। तो धरती का शोषण आपका गर्मी कर रहा है। तेज वर्षा से कौन धराशायी होते हैं। तो तेज वर्षा से धराशायी होते हैं आपका बड़े बड़े वृक्ष। नेक्स्ट है क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है। तो क्रांति का सबसे अधिक लाभ मिलता है निम्न वर्ग को। किसको मिलता है, निम्न वर्ग को। बादलों का अधीरता कैसे बुला रहा है। तो बादलों की अधीरता जो बुला रहा है वो कृषक। कौन बुला रहा है, कृषक। ऑप्शन नंबर को। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कवितावली जो है आपकी इसकी रचना किसकी रचना है आपको बताना है। तो कवितावली जो रचना है वो आपका तुलसीदास का है। संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं। तो संसार के सभी लोग काम पेट भरने के लिए करते हैं, ध्यान रखना है। किस बला के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। तो कौन सी बला के लिए, पेट की बला के लिए, ठीक है। किसकी कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है। तो राम की कृपा से। नेक्स्ट है समाज के चारों ओर किसका बोलबाला है। तो समाज के चारों ओर जो है वो गरीबी और बेकारी की बोलबाला है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है। तो ये घेर रखा है रावण के रूप में। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है। तो संकट के समय जो सहायता करता है प्रभु राम। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया। तो कुंभकर्ण के पास गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि रुबाइयाँ और गज़ल जो है वो किसकी कृति है आपको ये बताना है। तो रुबाइयाँ और गज़ल जो है वो फिराक गोरखपुरी की कृति है। माँ अपने प्यारे बेटे को कहाँ लिए खड़ी है। तो माँ अपने प्यारे बेटे को घर के आंगन में लिए खड़ी है। माँ बच्चे को किस जल से नहलाती है। तो माँ बच्चे को जो नहलाती है निर्मल जल से। घर में किससे बने सुंदर खिलौने रखे हुए हैं। तो घर में जो रखे हुए हैं चीनी मिट्टी के बने खिलौने रखे हुए हैं। अच्छा, बालक किस पर ललचाया है। तो बालक जो ललचाया है वो चाँद पर ललचाया है। कवि को बदनाम कौन कर रहा है। तो कवि को बदनाम कर रहा है दोस्त, ठीक है। किस्मत का रोना कौन रोते हैं। तो किस्मत का रोना रोते हैं कर्महीन और भाग्यहीन। गज़ल के अनुसार रात में कौन बोल रहे हैं। तो गज़ल के अनुसार रात में तारे बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कवि को अपनी प्रियतमा के साथ साथ किसका ख्याल है। तो इसको ख्याल है आपका दुनिया का। तारे आँख झपकावे हैं ज़र्रा ज़र्रा सोए हैं। ये ज़र्रा ज़र्रा का क्या अर्थ है आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा कण कण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद है कि भक्तिन पाठ के लेखिका कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो महादेवी वर्मा। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का वास्तविक लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी थी। भक्तिन पाठ में लेखिका ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभक्त किया है ये आपको बतानी है। तो 4 में। भक्तिन महादेवी वर्मा की कितने वर्ष बड़ी थी। तो ये बड़ी थी आपका 25 वर्ष बड़ी थी। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था। तो भक्तिन का जो विवाह हुआ था ये हंडिया गांव में हुआ था। भक्तिन का शूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था। तो वो रहने वाला था झूसी का रहने वाला था। भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है। तो ये जो कृति संकलित है आपका स्मृति रेखाओं में संकलित है। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था ये आपको बतानी है। तो इसकी विवाह जो हुई थी 5 वर्ष की आयु में हो गई थी। भक्तिन का गौना जो है किस उम्र में हुआ था। तो भक्तिन का जो गौना हुआ था ये हुआ था आपका 9 वर्ष में। तुषारपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ओले गिरना, ठीक है। ध्यान रखना है आप सभी को। कह रहा है कि बाजार दर्शन पाठ का लेखक कौन है। तो बाजार दर्शन पाठ का लेखक है जैनेन्द्र कुमार है, ठीक है। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदते समय विवश कर देती है। तो पैसे की गर्मी। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है। तो इसको कहा गया है आपका संयमी। क्या कहा गया, संयमी। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है। तो ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है, ठीक है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या मनुष्य को क्या बना देते हैं। तो ये बना देते हैं बेकार। सजा धजा बाजार क्या करता है। तो सजा धजा बाजार जो है आपका आमंत्रित करता है। बाजार में क्या है ये आपको बतानी है। तो बाजार में वस्तुएं होती है। नेक्स्ट है बाजार का जादू किसके माध्यम राह के काम करता है। तो ये आँख का। लू में जाना हो तो क्या पी कर जाना चाहिए। तो लू में जाना हो तो पानी पी के जाना चाहिए। भगत जी क्या बेचते हैं। तो भगत जी बेचते हैं आपका ये बेचते हैं चूरन। क्या बेचते हैं, चूरन बेचते हैं। ये सब एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उमस और लू में कौन से पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय है। कौन सा पेड़ है भाई। तो शिरीष। लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है। तो ये माना है आपका फक्कड़। अच्छा, शिरीष की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। तो शिरीष की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है दिव्यता। मेघदूत किस कवि के रचनाकार हैं। तो मेघदूत के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके कालिदास हैं, ठीक है। एक है आपका अमलतास कितने दिनों के लिए फूलता है। तो अमलतास जो फूलता है 15 से 20 दिनों के लिए। लेखक ने शिरीष की तुलना किसके साथ की है। तो लेखक ने तुलना की है अवधूत के साथ।
ठीक है। सीरीज़ का वृक्ष कहाँ से अपना रस खींचता है? तो सीरीज़ का वृक्ष जो खींचता है, ये खींचता है आपका वायुमंडल से। किससे खींचता है? वायुमंडल से खींचता है। नेक्स्ट है, द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त और किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? तो ये हो जाएगा आपका कालिदास को। किसको कहा है? कालिदास को कहा है। सीरीज़ के फूल साहित्य के किस विधा में लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है ललित निबंध में लिखा गया है। उसके बाद है, धारा को प्रमाण यही है, तुलसी जो फरा सो झड़ा, जो भरा सो बुताना किस कवि का कथन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क। ठीक है। तो कविता के जितने भी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव थे वो मैंने आपको करवा दिए। बच गया आप लोगों का सब्जेक्टिव का, मतलब ये सब्जेक्टिव बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एंड आप लोगों का जो कहानी के जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने नोट्स आपके व्हाट्सअप चैनल पे डाल दिया है। वहाँ से जा करके एग्ज़ाम के पहले आप लोग को रीड करके चल जाना है। ये व्हाट्सअप चैनल आपको कहाँ पे मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, वहाँ से जा करके आप लोग उसको ज्वाइन करके वहाँ से सारा आप लोग पढ़ के प्रैक्टिस करके चले जाओ। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।